हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास को हम अपनी को कंटिन्यू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच पोजीशन इज़ रिकमेंडेड टू ए पेशेंट विद एनाफाइलेक्टिक शॉक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई पेशेंट है जिसको एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम पेशेंट है उसको कौन सी पोजीशन है वो प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन है ऑर्थोपेनिक पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन एंड सिम्स लेटरल पोजीशन। सो एनाफाइलेक्टिक शॉक की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर बॉडी का क्या टिश्यू होता है वहाँ पे क्या है कि जो ब्लड की सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाती है। प्रॉपर जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है तो ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट है वो शॉक में चला जाता है। एनाफाइलेक्टिक क्या होता है कि जब भी पेशेंट की बॉडी के अंदर जब एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उसकी वजह से जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है और पेशेंट शॉक में जाता है तो उसको बोला जाता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम पेशेंट है उसको ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है वो प्रोवाइड करते हैं। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में बेसिकली होता क्या है, जो पेशेंट का फिट पोर्शन होता है, पेशेंट का जो बेड होगा उसका जो फुट पोर्शन वाला पार्ट होगा उसको अपलिफ्ट किया जाता है, जबकि जो हेड पोर्शन होता है उसको डाउन किया जाता है। ऐसी कंडीशन जो पोजीशन है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है उसको हम बेसिकली प्रोवाइड करने के पीछे का रीज़न क्या होता है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, वहाँ पे क्या है जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो ग्रेविटी फोर्स के थ्रू चली जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फॉर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन लेंथ ऑफ द एनजी ट्यूब वुड बी मेजर्ड फ्रॉम। जो एनजी ट्यूब इंटूबेट करते हैं किसी पेशेंट को तो उसकी जब लेंथ मेज़र की जाती है तो वो कैसे मेज़र की जाती है। ऑप्शन है नोज टू द स्टर्नम, नोज टू द अम्ब्लाइकस, नोज टू द टर्गस ऑफ ईयर प्लस नोज टू द स्टर्नम एंड नोज टू द टर्गस प्लस नोज टू द अम्ब्लाइकस। तो बेसिकली जब भी हम एनजी ट्यूब की लेंथ को मेज़र करते हैं तो हम टिप ऑफ द नोज से लेके टर्गस ऑफ ईयर तक करते हैं। देन हमारी जो क्या करते हैं नोज़ की टिप से लेके स्टर्नम तक की जो लेंथ है उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, नोज टू द टर्गस ऑफ ईयर प्लस नोज टू द स्टर्नम की जितनी लेंथ होगी उतनी ही हम पेशेंट के अंदर इंटूबेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्पोजेबल एंडोट्रैकियल ट्यूब कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय द यूजिंग। तो पूछा गया है जो कि डिस्पोजेबल है ईटी ट्यूब जिसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, एक बार यूज़ किया उसके बाद में हम पे क्या है ईटी ट्यूब है उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो अगर हमें उसे स्टेरिलाइज करना है तो हम उसके लिए कौन सा सोल्यूशन है वो यूज़ करेंगे। ऑप्शन है इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ड्राई हीट, फिनोल। तो जो ईटी ट्यूब होती है अगर हमें उसको स्टेरिलाइज करना है तो उसके लिए हम बेसिकली कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, दैट इज इथाइलिन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोटोलुडीन टेस्ट इज डन टू मेजर। एक टेस्ट दिया गया है दैट इज ऑर्थोटोलुडीन टेस्ट, वो बेसिकली हम किस लिए परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन है द लेवल ऑफ रेजिडुअल एंड कंबाइंड क्लोरीन इन द वाटर, the number of coliform organism in the water and acceptable noise level in the hospital ward and human development index। तो जब हम बात करते हैं ऑर्थोटोलुडीन टेस्ट की तो वो बेसिकली हम पानी के अंदर कितनी रेजिडुअल और कंबाइंड क्लोरीन का जो लेवल है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज़ शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टेरिलाइज्ड बाय। तो पूछा गया है कि जो भी हम हॉस्पिटल में शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम कौन सा ऐसा वे है जिसके थ्रू हम स्टेरिलाइज नहीं करते हैं। ऑप्शन है ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग, हॉट एयर ओवन एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको हम किसके थ्रू स्टेरिलाइज नहीं करते हैं, दैट इज़ बॉइलिंग। हम उसको बॉइलिंग नहीं करते हैं, क्यों कि उससे जो चांसेस होते हैं रस्टिंग के, कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर रस्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज
प्रायोरिटी बेसिस मैनेजमेंट ऑफ ए अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड कि कोई पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है, हमें उसकी क्या है केयर प्रोवाइड करते हैं, तो हमें उसमें प्रायोरिटी, जब भी हम उसको क्या है पेशेंट की कंडीशन को मैनेज करते हैं तो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी। ऑप्शन है IV थेरेपी, IV मैनिटोल, क्लियरेंस ऑफ द एयरवे एंड पेन एट मैकबर्नी पॉइंट। तो जब हम अनकॉन्शियस पेशेंट की बात कर रहे हैं, हमें मैनेजमेंट कर रही है और मैनेजमेंट में भी हम प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी वो क्या होगा, दैट इज़ क्लियरेंस ऑफ द एयरवे, कि जो भी पेशेंट है उसका जो एयरवे है वो पेटेंट होना चाहिए, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए। तो हमें पेशेंट का जो एयरवे है वो मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई पैडिंग इज अप्लाइड ऑन द अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट, कि पेशेंट है अनकॉन्शियस है, उसके क्या है आई पैडिंग जब हम अप्लाइड करते हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, बेसिकली हम किस चीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं। ऑप्शन है ड्राइनेस ऑफ आई, ब्लिंकिंग ऑफ आइज एंड कॉर्नियल अल्सर एंड आई मूवमेंट। तो अगर पेशेंट है वो क्या है अनकॉन्शियस है, तो जब हम आई पैडिंग यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि जो पेशेंट है उसको कॉर्नियल जो अल्सर होता है वो परफॉर्म ना हो जाए, उस पेशेंट के अंदर जो कॉर्नियल अल्सर की डिजीज़ कंडीशन है वो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को आई पैडिंग है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, विच प्रोटेक्टिव आइटम ए नर्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कोलोस्टमी केयर टू द पेशेंट विद नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्या है कि कोई पेशेंट है, ठीक है, जिसकी क्या है कोलोस्टमी की केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, जिसमें साथ में पेशेंट को क्या है नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, पेशेंट को हॉस्पिटल से एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो पेशेंट है उसको क्या है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए जो नर्स है क्या क्या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो यूज़ करेगी ताकि पेशेंट है उसको फर्दर इन्फेक्शन ना हो। ऑप्शन है ग्लव्स एंड गोगल्स, देन ग्लव्स एंड ए गाउन, ग्लव्स गाउन एंड शू प्रोटेक्टर, ग्लव्स गाउन एंड गोगल्स। तो जब भी क्या पेशेंट को कोलोस्टमी की गई है, जो कोलोन होता है उसमें क्या है स्टोमा बनाया गया है, तो जब भी हमें पेशेंट को कोलोस्टमी कर रहे हैं और कोलोस्टमी की क्या है हमें केयर प्रोवाइड करनी है, तो हम क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, दैट इज़ ग्लव्स, गाउन्स एंड गोगल, ताकि जो भी कोलोस्टमी जब इरिगेट करते हैं तो उससे क्या है जो भी कंटेंट बाहर आ रहे हैं वो क्या है डायरेक्टली हमारे कपड़ों के ऊपर ना आए। नेक्स्ट है, द कंफर्म डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन फॉर सर्वाइकल कैंसर इज़, कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसकी डायग्नोस्टिक जो कि कंफर्म करेगी कि जो पेशेंट है उसको सर्वाइकल कैंसर है, कौन सा ऐसा कौन सा प्रोसीजर है, कौन सा ऐसी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है जो कि कंफर्म कर देती है कि कोई पेशेंट है जिसको सर्वाइकल कैंसर है। ऑप्शन है यूटेराइन स्कैन, ए CT स्कैन ऑफ द एब्डोमेन, पेप स्मीयर, कोलोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो बेसिकली क्या होता है जब पेशेंट के हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं तो पेशेंट का क्या है हम इन्वेस्टिगेशन में पेप स्मीयर भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या होगी। तो कन्फर्मेटरी की जब हम बात करते हैं तो किसी भी कैंसर के लिए हम कन्फर्मेटरी मानते हैं, दैट इज़ बायोप्सी। बट अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो जो कोलोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है वो पेशेंट के अंदर क्या है, क्या जो कोल्पोस्कोप होता है वो बेसिकली इंसर्ट किया जाता है, उसके थ्रू क्या होता है कि जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है उसको फाइंड आउट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन है वही कंफर्म करेगी जो पेशेंट है उसको सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्किन कैंसर हैज़ द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस, कि कौन सा ऐसा स्किन का कैंसर है जिसका प्रोग्नोसिस बनाना सबसे कठिन है क्योंकि वो पुअरेस्ट है। ऑप्शन है मैलिग्नेंट मेलानोमा, सीबेसियस सिस्ट, ग्लियोमा एंड बेसल सेल एपिथेलियोमा। तो जब हम बात करते हैं स्किन कैंसर की तो सबसे जो पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस माना जाता है वो किसका माना जाता है, मैलिग्नेंट मेलानोमा,
ठीक है। जो मेलानोसाइट सेल्स होती हैं उसको जो क्या है, जो कैंसरस सेल हो जाएंगी उसका जो प्रोग्नोसिस है वो सबसे पुअर माना जाता है। बेसिकली जो मेलानोसाइट है वो मेलानिन सीक्रेट करती हैं जो कि हमारे हेयर, आई एंड स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिट हैज़ एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर ऑफ द टंग, कि कौन सी ऐसी हैबिट है जो कि टंग कैंसर के रिस्क को बढ़ा देती है। ऑप्शन है पुअर डेंटल हैबिट, नेल बाइटिंग, फ्रीक्वेंट गम च्यूइंग है, देन हैवी कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। तो जब हम बात करते हैं कैंसर ऑफ टंग की, तो कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर है जो कि इंक्रीज करता है रिस्क को, दैट इज हैवी कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। कि जो पेशेंट है अगर क्या है एल्कोहल का हैवी कंज्यूम कर रहा है, हैवी अमाउंट में बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है, तो उसको जो टंग कैंसर होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज नोन एज, कि जो पहली बच्चे की जो हरकत होती है, जो मूवमेंट होता है जिसको माँ फील करती है, उसे बेसिकली क्या कहा जाता है। ऑप्शन है लाइटनिंग, क्विकनिंग, ब्लोटमेंट एंड एंगेजमेंट। तो जब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट है फेल्ट बाय मदर, दैट इज क्विकनिंग, उसको हम क्विकनिंग बोलते हैं। जब हम बात करते हैं ब्लोटमेंट की, तो ब्लोटमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो यूटेराइन बॉडी होती है उसके अंदर जब हम फिटल है वेजाइनल जब हम एग्जामिनेशन करते हैं प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, तो उसमें क्या होता है जब हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो क्या होता है जब भी हम फिटल को पुशअप करते हैं तो फिटल कुछ टाइम बाद क्या है वापस में बाद में आता है और हमें एक क्या है सेल्स मास फील होता है कि कुछ है रिवर्स बाउंड करके वापस आया है, दैट इज ब्लोटमेंट। लाइटनिंग की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है बेसिकली लाइटनिंग की जो कंडीशन में कि जब जो थर्ड ट्राइमेस्टर है जब एंड होने वाला होता है तो क्या करता है बेबी है वो लोअर डाउन होता है, ठीक है, डाउन होना शुरू हो जाता है, मदर के जो पेल्विक होता है उसमें क्या है मूव ऑन करना शुरू कर देता है, तो मदर है वो लाइट फील करती है, तो उस कंडीशन को बेसिकली हम बोलते हैं लाइटनिंग। और एंगेजमेंट क्या होता है कि जब क्या है फिटस का वो पार्ट जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो मदर के पेल्विस में आके अटक जाता है, ठीक है, मदर की जो पेल्विस है उसमें आके जब अंगेज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेसिकली अंगेजमेंट। कि जो भी बच्चे का पार्ट था जो कि सबसे पहले डिलीवर होना था वर्टेक्स में क्या होगा, जैसे कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो सकती है, ब्रो प्रेजेंटेशन हो सकती है, फेस है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि बेबी का जो स्कल है वो सबसे पहले आके कि जो मदर की पेल्विस है उसमें आके अंगेज हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे एंगेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्पल स्पाज्म व्हेन द अपर आर्म इज कंप्रेस्ड टू क्यूज द इस्चीमिया टू द नर्व। क्या है पूछा गया है कि कार्पल स्पाज्म आता है जब भी अपर जो आर्म होती है उसमें कंप्रेशन होता है तो उसकी जो नर्व्स होती हैं उसमें इस्चीमिया की कंडीशन हो जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो कार्पल स्पाज्म होता है वो बेसिकली जो क्या है कौन सा साइन शो करता है। ऑप्शन है होमान साइन, ट्राउजियर साइन, चोवेस्टिक साइन एंड कर्निंग साइन। तो जब हम बात करते हैं कि क्या है अपर आर्म में क्या है ऑक्सीजन की सप्लाई है उसकी कम हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया है इस्चीमिया हो गया नर्व्स में, अगर अपर आर्म में कंप्रेशन हुआ है तो उसको बेसिकली बोला जाता है ट्राउजियर साइन, ठीक है। ट्राउजियर साइन में क्या होता है कि जो स्पेसिफिक जो क्या है नर्व्स के अंदर जब इस्चीमिया होगा और हम उस पर्टिकुलर जब अफेक्टेड आर्म से जब पेशेंट है उसका अगर ब्लड प्रेशर लेते हैं तो उसकी जो क्या है फिंगर्स होती हैं उसके अंदर स्पाज्म देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नर्सिंग इंटरवेंशन इन द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कि कोई पेशेंट है जिसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया है तो उसमें कौन सा ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। ऑप्शन है मसाज द लेग, टर्निंग द पेशेंट फ्रॉम साइड टू साइड, अप्लाइंग वार्म पैक्स टू द अफेक्टेड लेग एंड मसाजिंग द अफेक्टेड लेग। तो जब भी पेशेंट होता है जिसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन होती है तो हमें क्या करना होता है
जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है दैट इज़ मसाज द लेग। हमें जो भी पर्टिकुलर पार्ट होता है, जो भी लेग होती है, उसमें मसाज कभी भी नहीं देनी होती है, क्योंकि क्या है, जो भी थ्रोम्बस है वो क्या करेगा, क्या अपना क्या पिघल के और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें आगे मूव ऑन हो जाएगा, और जब वो हार्ट की क्या है वेसल्स तक जाएगा तो वहाँ पे क्या कर सकता है, हार्ट अटैक क्यूज करवा सकता है। नेक्स्ट इज the classical substance that increase the sensitivity of pain receptor by enhancing the pain provoking effect of bradykinin is, कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या है पेन रिसेप्टर से है उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ताकि जो पेन की क्या है सेंसेशन है वो इंक्रीज हो जाती हैं, किस चीज़ पे अफेक्ट डालता है। ठीक है, ऑप्शन है नोसी रिसेप्टर्स, एंडोफ्रिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एंसेफेलिन। तो बेसिकली जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, पेन रिसेप्टर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, प्रोवोक करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो पेन की सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज, जो MI होता है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो टिश्यूज़ होते हैं उसकी डैमेजिंग देखी जाती है, इसको बेसिकली क्या है, किस अलग नाम से भी बुलाया जाता है। ऑप्शन है एंजाइना अटैक, हार्ट अटैक, डिसरिथमियाज एंड हार्ट फेलियर। तो जो MI की कंडीशन है उसको हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्फ्लामेटरी एग्जीक्यूटिव फेज वुंड हीलिंग विल बी लास्ट फॉर, जो क्या है कि जो वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस है उसमें पूछा गया है कि जो इन्फ्लामेटरी फेज होता है और जो एक्सूडेटिव फेज होता है वो बेसिकली कितने दिन का होता है। ऑप्शन है 1 ईयर, 1 to 4 days एंड 21 days to a month एंड 5 to 20 days। तो जब हम बात करते हैं कि जब वुंड हीलिंग की प्रोसेस होती है तो वहाँ पे जब भी किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में कोई वुंड हो जाता है तो वहाँ पे हमें क्या है, इन्फ्लामेशन दिखाई देती है। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि जब इन्फ्लामेटरी जो वो फेज़ होगा वो बेसिकली कितने दिन का होता है, वो बेसिकली होता है 1 से लेके 4 दिन का। 1 से लेके 4 दिन के अंदर क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर पार्ट है जिसके ऊपर वुंड हुआ है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, एंड क्या होता है कि बॉडी के अंदर से सब्सटेंस निकल के आते हैं जो कि उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर अकुमुलेट हो जाते हैं, जिसको बाद में क्या होता है वो एक क्रस्ट की फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट मैक्सिमम एयर एक्सचेंज टू ए पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन द, कि कोई पेशेंट है जिसके अंदर क्या है, हम चाहते हैं कि जो प्रॉपर एयर एक्सचेंज हो तो हमें पेशेंट है उसको कौन सी पोजीशन है वो प्रोवाइड करनी होगी। ऑप्शन है सुपाइन पोजीशन, ऑर्थोपेनिक पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन एंड सेमी फाउलर पोजीशन। तो जब भी हम चाहते हैं कि पेशेंट का मैक्सिमम एयर एक्सचेंज हो तो हमें पेशेंट को ऑर्थोपेनिक पोजीशन प्रोवाइड करनी होती है। बेसिकली सिटिंग पोजीशन होती है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट अपने बेड के ऊपर ही बैठा होता है और जो कार्डियक टेबल होती है उसके ऊपर क्या होता है, पिल्लो रखे जाते हैं और पेशेंट क्या करता है, आगे थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच इज़ द मेन क्यूज ऑफ PID, जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती हैं उसका बेसिकली मेन क्यूज क्या होता है। ऑप्शन है अब्रप्शियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो जब भी हम बात करते हैं PID की तो जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती हैं उसके पीछे के बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन जो मेन क्यूज माना जाता है दैट इज पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर इलियोस्टमी टू ट्रीट अल्सरेटिव कोलाइटिस इज डन टू, कि कोई पेशेंट है जिसको क्या है इलियोस्टमी हुई है, किसके लिए हुई है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसको ट्रीट करने के लिए। तो बेसिकली जो इलियोस्टमी हुई है उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। ऑप्शन है प्रिवेंट पॉसिबल परफोरेशन फ्रॉम द कोलाइटिस, डिक्रीज लिक्विड फेसेस एंड कंट्रोल द ऑर्डर फ्रॉम डायरिया, प्रिवेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन।
तो क्या है, जो इलियोस्टमी जो शेड्यूल्ड हुई है टू ट्रीट अल्सरेटिव कोलाइटिस दैट एंड द रीज़न बिहाइंड दिस टू प्रिवेंट द पॉसिबल परफोरेशन फ्रॉम द कोलाइटिस, की जो भी कोलाइटिस है वहाँ से क्या है कि परफॉर्मेशन ना हो, जो परफोरेशन होगी वो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या है, इलियोस्टमी है वो परफॉर्म करनी होती है। नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स, कि कोई भी पेशेंट है जिसको क्या है एड्स का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें कौन सा ऐसा फर्दर इन्फेक्शन है जिसके होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ऑप्शन है क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड न्यूमोसिस्टाइटिस कैरिनी। तो जब भी हम बात करते हैं एड्स की एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, देन तो उसमें क्या होता है, उसमें जब भी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज विच ड्रग इज यूज्ड इन मेनरे डिजीज। तो जो मेनर डिजीज़ होती है बेसिकली ये एक इनर ईयर की डिजीज़ होती है, जिसके अंदर क्या होगा कि जो पेशेंट है उसको वर्टिगो फील होगा, चक्कर आएंगे, पेशेंट है उसको टिनिटस होगा, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर होगा, ठीक है। उसके अलावा जो पेशेंट है उसको हियरिंग लॉस भी हो सकता है और डिजीनेस फील होगी पेशेंट को। तो जो मिनरी डिजीज़ होगी वो बेसिकली क्या है, उसके लिए हम कौन सी ड्रग है वो यूज़ नहीं करते हैं। ऑप्शन है ग्लूकोकोर्टिकोइड, एंटीहिस्टामिन, एंटीइमेटिक्स एंड डायूरेटिक्स। तो जब भी हम बात करते हैं मिनरी डिजीज़ की जो कि ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें हम क्या यूज़ नहीं करते, दैट इज़ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following can lead to the greenish discoloration of the amniotic fluid, कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका जो ग्रीनिश डिस्कलरेशन होता है, उसका जो हरा रंग होता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है। ऑप्शन है लेनिगो, हाइड्रोमिनोस, म्यूकोनियम एंड वर्निक्स। तो जो लेनिगो होता है वो तो फाइन हेयर्स होते हैं जो बेबी की क्या है, जो बच्चा है उसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के ग्रीनिश कलर की तो वह बेसिकली किसकी वजह से होता है, दैट इज़ म्यूकोनियम। वो म्यूकोनियम की वजह से होता है। जब भी बच्चा डिस्ट्रेस की कंडीशन में होगा वो अपना फर्स्ट स्टूल है जिसको म्यूकोनियम बोला जाता है उसको पास कर देता है, जिसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके अंदर ग्रीन कलर है वो देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द गैस्ट्रेक्टमी। जो गैस्ट्रेक्टमी बेसिकली टर्म की दी गई है उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंसिजन इन द स्टमक, रिमूवल ऑफ स्टमक, एनास्टोमोसिस ऑफ द विद इन ड्यूडेनम एंड वाइडनिंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो बेसिकली जो गैस्ट्रेक्टमी होती है उसमें क्या होता है, जो स्टमक होता है उसको रिमूव किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा रिमूवल ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट इज Which one of the following is not a manual mobilization technique used while performing chest physiotherapy? कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि नहीं परफॉर्म की जाती है ड्यूरिंग द चेस्ट फिजियोथेरेपी। किसी भी पेशेंट को जब चेस्ट फिजियोथेरेपी दी जाती है तो कौन सी मोबिलाइजेशन की टेक्निक है वो परफॉर्म नहीं की जाती है। ऑप्शन है कफिंग, क्लैपिंग एंड परकशन एंड वाइब्रेशन। तो जब हम चेस्ट फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो वाइब्रेशन है उसको यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज टेटेनी ऑकर्स ड्यू टू। जो टेटेनी एक कंडीशन दी गई है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज एंड नो इफेक्ट ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जब भी हम बात करते हैं टेटेनी की तो टेटेनी बेसिकली क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया की जो कंडीशन होती है, ठीक है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से टेटेनी है वो क्यूज होता है। और क्या हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से जो चोवेस्टिक एंड जो ट्राउजियर साइन होता है वो भी बेसिकली हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन है उसमें देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटीवायरल ड्रग अमोंग द फॉलोइंग इज, कि जो नीचे ड्रग्स दी गई हैं उसमें से बेसिकली जो एंटीवायरल ड्रग है वो कौन सी है। ऑप्शन है एसाइक्लोवियर एंड एथाम्ब्यूटोल, एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन।
तो जो एसाइक्लोवियर है वो बेसिकली एक एंटीवायरल ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन क्यूज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एज ग्रुप 2 ईयर्स टू 20 ईयर्स की जो 2 साल से लेके 20 साल तक के बीच का जो एज ग्रुप है उसके अंदर जो मेनिंजाइटिस होती हैं उसका क्यूज बेसिकली कॉमन क्यूज है वो किसे माना जाता है। ऑप्शन है न्यूमोकोकाई, नाइजीरिया मेनिंजोकोकाई एंड इकोलाई। देन तो हाँ यहीं तक है। तो जो क्या है कि एज ग्रुप है 2 साल से 20 साल तक के जो भी एज ग्रुप है उसमें जब हम मेनिंजाइटिस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मेनिंजेस होती हैं वो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसकी कवरिंग होती है। नंबर में 3 होती हैं, फर्स्ट ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड अरेक्नोइड मैटर। तो सबसे अंदर की तरफ कौन सी होती है, जो पाया मैटर होती है वो सबसे इनर साइड होती है एंड जो ड्यूरा मैटर होती है वो सबसे बाहर की साइड होती है। और जो बात करते हैं अरेक्नोइड मैटर की तो वो पाया एंड ड्यूरा के बीच में सिचुएटेड होती हैं। और ये बेसिकली जो कवरिंग है वो किसकी होती है, ब्रेन की एंड स्पाइनल कॉर्ड की। तो जब इनकी इन्फ्लामेशन देखी जाती है तो उसके पीछे जो बेसिक रीज़न होता है वो बेसिकली क्या होगा, दैट इज़ नाइजीरिया मेनिंजोकोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस वाटर स्टूल इज़ ए टिपिकल फाइंडिंग इन केस ऑफ। तो क्या है, पूछा गया है ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो राइस वाटर स्टूल है वो बेसिकली किसका क्या है, क्या क्लिनिकल फीचर है। तो ऑप्शन है कोलेरा, टाइफाइड, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड अमीबाइसिस। तो जो राइस वाटर स्टूल होता है वो बेसिकली कोलेरा होता है, ठीक है, कोलेरा की जो कंडीशन होती है उसके अंदर देखा जाता है। देन जो टाइफाइड होता है, ठीक है, जो टाइफाइड होता है इसमें पी सूप स्टूल होता है, पी सूप स्टूल होगा, ठीक है। तो जो कोलेरा होता है उसके अंदर राइस वाटर स्टूल है वो देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स शुड एडमिनिस्टर ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग स्लोली टू रिड्यूस द हैजार्ड ऑफ। क्या होता है, जब भी क्या है कोई नर्स है जो पेशेंट को एनजी ट्यूब है वो एडमिनिस्टर कर रही है तो उसको क्या है स्लोली क्या है डाला जा रहा है। जब भी एनजी ट्यूब से जो फीडिंग कर रही है तो उसको धीरे धीरे क्यों करवाया जाता है, बेसिकली हम क्या प्रिवेंट करना चाहते हैं, कौन सा नुकसान है जिसको हम क्या है प्रिवेंट करना चाहते हैं। ऑप्शन है फ्लैचुलेंस, डिस्टेंशन, रीगर्जिटेशन एंड इंडाइजेशन। तो जब हम एनजी ट्यूब से फीडिंग करवाते हैं तो अगर हम फास्ट करवाते हैं तो रीगर्जिटेशन के कि जो भी कंटेंट है, स्टमक का कंटेंट है वो वापस से क्या है जो माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है, तो हम उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, इसलिए हम जो भी एनजी ट्यूब से फीडिंग करवा रहे हैं हम उसको स्लोली करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटरिंग प्रोवाइड मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट। कि जब हम क्या है इंट्राक्रैनियल जो प्रेशर होता है उसको मेज़र करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, तो बेसिकली हम उसको कैसे करते हैं ताकि जो हमारी फाइंडिंग्स हो वो एक्यूरेट हो। ऑप्शन है एपिड्यूरल कैथेटर यूज़ लगाते हैं हम उसके लिए, इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर यूज़ करते हैं, सब अरेक्नोइड कैथेटर यूज़ करते हैं एंड इंटरवर्टिब्रल कैथेटर यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो सब अरेक्नोइड स्पेस होता है वहाँ पे हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं और वहाँ से क्या करते हैं हम जो क्या है जो CSF है उसको निकालते हैं। देन क्या करते हैं हम क्या करेंगे, जो प्रेशर है उसको मेज़र करेंगे, इंट्राक्रैनियल जो प्रेशर होगा हम उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो क्या पूछा गया था कि जो जो ICP होता है वो बेसिकली कितना होता है, दैट इज़ 10 to 15 mm ऑफ Hg नॉर्मल ICP होता है, ठीक है। तो हम सब अरेक्नोइड स्पेस में कैथेटर यूज़ करते हैं और उससे हम मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू परफॉर्म कोलोस्टमी इरिगेशन द नर्स शुड बी इंसर्टेड टू द स्टोमा अप टू। जब भी हम कोलोस्टमी की इरिगेशन करते हैं, ठीक है, हम वाटर के थ्रू उसकी सफाई करते हैं, तो हम जो भी क्या है इरिगेशन ट्यूब जब हम इंसर्ट करते हैं तो हम उसे स्टोमा में कितना इंसर्ट करते हैं। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर।
तो जब हम कोलोस्टमी की इरिगेशन करते हैं और जो हम इरिगेशन के लिए जो लिक्विड डालते हैं, जो हम ट्यूबिंग यूज़ करते हैं, तो उसको बेसिकली हम कितना इंसर्ट करते हैं, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। हम 10 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं स्टोमा के अंदर। नेक्स्ट है इन ओलिगोयूरिया वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज़, कंडीशन दी गई है दैट इज़ ओलिगोयूरिया। उसमें पूछा गया है कि कितनी यूरिन की वॉल्यूम होगी जब हम कंडीशन को ओलिगोयूरिया बोलेंगे। ऑप्शन है लेस देन 100 ml, लेस देन 400 ml, लेस देन 800 ml एंड एब्सेंस ऑफ यूरिन। तो जब क्या है, यूरिन की वॉल्यूम है लेस देन 400 ml होती है, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द क्यूज ऑफ ईसोफेजियल वेरिसिस। जो ईसोफेजियल वेरिसिस होती है उसका बेसिक रीज़न क्या होता है। तो ऑप्शन है पोर्टल हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, गैस्ट्राइटिस एंड पेरिटोनाइटिस। तो जब भी हम बात करते हैं किसकी, कि जो पेशेंट है जिसको ईसोफेजियल वेरिसिस हो गया है, तो वो बेसिकली उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको क्या है, पोर्टल हाइपोटेंशन हो गया है। ठीक है, जो हिपेटिक वेन होती हैं जो कि इन्फीरियर वेना केवा के साथ में जब कनेक्ट होती हैं तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर के रूप में एक्ट करता है। ऑप्शन है यूजिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हाइपरलिपिडीमिया, एलिवेटेड सीरम आयरन लेवल एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो जब हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी राइट हैं। वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसके लिए एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर के रूप में काम करते हैं। जब भी हम ओसीपी यूज़ करते हैं, हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन है और जो क्या है, सीरम आयरन लेवल है, अगर एलिवेटेड है तो वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को क्यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेसेंटा इज। जो प्लेसेंटा होता है बेसिकली उसकी आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है एमनियोन, कोरियोन, योक सैक एंड कोटाइलिडन्स। तो जब भी हम प्लेसेंटा की आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं दैट इज़ कोरियोन, और जो एमनियोन होती है वो इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एमनियोन होगी वो इनर साइड होगी एंड जो कोरियन होगी वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होगी। नेक्स्ट इज पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब इज। कि कोई पेशेंट है जिसकी क्या है, जो दोनों लोअर लिम्स है उसके अंदर क्या है, पैरालिसिस हो गया है, तो इस कंडीशन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया एंड क्वाड्रिप्लेजिया। तो जब बोला गया है कि बोथ लोअर लिम्स के अंदर पैरालिसिस हो गया है तो उस कंडीशन को बेसिकली हम बोलते हैं पैराप्लेजिया। ठीक है, जब हेमीप्लेजिया की बात करते हैं तो हेमीप्लेजिया क्या होता है कि जो हाफ बॉडी पैरालिसिस होती है, मतलब आइदर इट इज़ लेफ्ट और आइदर इट इज़ राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड इन मोनोप्लेजिया, जो मोनोप्लेजिया होती है कि उसमें क्या होता है कि वन लिम्ब होते हैं, या अपर लिम्ब होगा, अपर लिम्ब में वन आर्म हो सकती है। अगर लोअर लिम्ब की बात करते हैं तो कोई एक लेग है वो पैरालाइटिक हो सकती है। एंड जब हम बात करते हैं क्वाड्रिप्लेजिया की बात करेंगे तो जो चारों हमारी क्या है एक्सट्रीमिटीज़ हैं, अपर बी एंड लोअर बी, तो बोथ अपर लिम्ब एंड बोथ लोअर लिम्ब जब पैरालाइज होते हैं तो हम उसको क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी इज़ कंसिडर्ड एज पोस्टपार्टम हेमरेज। कि जो पेशेंट क्या है, किसी भी पेशेंट ने जब क्या है डिलीवरी की है, बच्चे को डिलीवर किया है, तो 24 आवर्स के बाद में जो उसको ब्लीडिंग हो रही है हम उसको पोस्टपार्टम हेमरेज है बोलेंगे। तो बेसिकली इसमें जो ब्लड लॉस है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है व्हेन ब्लड लॉस इज़ मोर देन 500 ml, when blood loss is more than 700 ml, when blood is more than 100 ml and when blood loss is more than 200 ml।
तो जब हम पोस्टपार्टम हेमरेज की बात करते हैं और जो डिलीवरी है वो वेजाइनल डिलीवरी है, तो इस केस में जब पोस्टपार्टम हेमरेज बोला जाएगा जब ब्लड लॉस है वो मोर देन 500 होगा। 500 ml से अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। और डिलीवरी कैसी हुई होगी? वेजाइनल। और जब हम बात करते हैं क्या है, जब पेशेंट है उसको LSCS हुआ है, ठीक है, पेशेंट की सिजेरियन सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुई है और उसमें अगर ब्लड है वो मोर देन क्या है 1000 ml, 1000 ml से अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो हम उसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरियर स्टेज ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इफ 4। जो हेपेटाइटिस बी है उसकी जो कैरियर स्टेज होती है वो बेसिकली कितने टाइम पीरियड तक होती है? ऑप्शन है 3 months, 6 months, 9 months एंड लाइफ लॉन्ग। तो जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसकी जो कैरियर स्टेज होती है वो बेसिकली 9 month की होती है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कि कोई पेशेंट है उसको हमें क्या करना है? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। हाँ, तो क्या है कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि कोई पेशेंट है जिसको हमें क्या है बहुत ज़्यादा ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ रहा है। कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आ गया है या फिर क्या है किसी पेशेंट को क्या है हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना होता है? हमें मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है। तो उसकी कॉम्प्लिकेशन है वो क्या क्या हो सकती हैं? ऑप्शन है हाइपरकैलेमिया, एयर एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबोव। सारी जो कंडीशन है हाइपरकैलेमिया, एयर एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सारी कंडीशन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्यूज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक? क्या है कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गई है जिसकी वजह से क्या है पेशेंट है उसको शॉक की कंडीशन है। तो वो बेसिकली उसके पीछे के क्यूज क्या हो सकते हैं? ऑप्शन है बर्न, सीवियर डिहाइड्रेशन, हेमरेज एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो जो हाइपोवोलेमिक कंडीशन की है कि जो क्या है फ्लूइड का जो लेवल है वो डाउन हो गया है, तो वो बेसिकली बर्न की वजह से हो सकता है जिसमें फ्लूइड लॉस हो रहा है, सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, या पेशेंट है उसको हेमरेज की कंडीशन है तो उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक है वो हो सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज नोन एज। तो जो वो इंस्ट्रूमेंट जो हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ थर्मामीटर, स्फाइगोमैनोमीटर, प्रोक्टोस्कोप एंड सिम स्पेकुलम। तो हम जब ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? दैट इज़ स्फाइगोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following medication would the nurse anticipate the physician would order to increase the blood pressure for a patient with septic shock? कि कोई पेशेंट है जिसको क्या है सेप्टिक शॉक हुआ है तो उसके अंदर क्या है इंक्रीज़ करवाना है ब्लड प्रेशर, तो उसके लिए कौन सी जो मेडिकेशन है वो जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करेगा? ऑप्शन है एट्रोपिन, डोपामीन, डिजोक्सिन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। तो जब भी क्या है फिजिशियन ऑर्डर करेगा कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर तो उसके लिए बेसिकली यूज़ की जाती हैं डोपामिनर्जिक जो एजेंट होते हैं वो बेसिकली ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन क्यूज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एज ग्रुप ऑफ 6 months to 2 years। तो पहले हमने पढ़ा था कि 2 से लेके 20 साल तक की जो एज ग्रुप होता है वहाँ पे मेनिंजाइटिस कौन करवाता है? नाइजीरिया मेनिंजोकोकल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 6 महीने से लेके 2 साल तक की जो एज ग्रुप होता है उसके बीच में कौन सा मेनिंजाइटिस का कारण होता है? ऑप्शन है मेनिंजोकोकाई, न्यूमोकोकाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड इकोलाई। तो जो 6 महीने से लेके 2 साल तक का जो एज ग्रुप होता है वहाँ पे जो मेनिंजाइटिस क्योज करवाता है दैट इज़ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर और एपिलेप्सी?
कि कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि हम पार्शियल पैरालिसिस, पार्शियल सीजर है या एपिलेप्सी की जो कंडीशन है उसके लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन है फिनोबार्बिटोन, सोडियम वेल्पोरेट, कार्बामेज़ापाइन एंड फिनोइटीन। तो बेसिकली जो हम एपिलेप्सी की कंडीशन में जो ड्रग यूज़ करते हैं दैट इज़ कार्बामेज़ापाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लियर लिक्विड डाइट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि कौन सी ऐसी डाइट है जो कि क्लियर लिक्विड डाइट में इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन है टी और कॉफ़ी, एप्पल जूस, जिलेटिन एंड मिल्क पुडिंग। तो जो मिल्क पुडिंग होती है तो वो बेसिकली एक क्या है, सेमी लिक्विड डाइट है, ठीक है, प्रॉपर क्लियर लिक्विड डाइट नहीं है। तो मिल्क पुडिंग है वो, इट्स नॉट ए क्लियर लिक्विड डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोक्टोस्कोपी इज यूज टू इंस्पेक्ट। जो प्रोक्टोस्कोपी क्या है, इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, एक प्रोसीजर है बेसिकली जो कि हम प्रोक्टोस्कोप के थ्रू करते हैं। उसको हम बेसिकली क्या है, किस चीज़ को इंस्पेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन है यूट्रस, रेक्टम, ब्लैडर एंड यूरेटर। तो जो प्रोक्टोस्कोपी है उसके थ्रू हम रेक्टम है उसको इंस्पेक्ट करते हैं, हम उसको चेक करते हैं, असेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीफरेबली लंबर पंक्चर इज डन एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। तो जो लंबर पंक्चर है उसके लिए बेसिकली साइट पूछी गई है। तो जो हम एलपी है वो कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो जो एलपी है वो बेसिकली हम L3 और जो L4 का जो पोर्शन होता है उसमें परफॉर्म करते हैं, और जो चिल्ड्रंस होते हैं हम उसमें L4 से लेके L5 के बीच में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू द बेबी बाय, कि जो एड्स होती है वो मदर से बच्चे में कौन सा ऐसा रूट है जिसके थ्रू ट्रांसमिट नहीं होती है। ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड प्लेसेंटा। तो थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग भी ट्रांसफ़र हो सकती है, थ्रू द प्लेसेंटा भी ट्रांसफ़र हो सकती है, बट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू जो क्या है एड्स है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब। क्या होता है जब भी हम पेशेंट है जिसको टीटी ट्यूब लगी होती है उसके साथ में कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कि एसोसिएट होती है। ऑप्शन है डैमेज टू द लैरेंजियल नर्व, पल्मोनरी एडिमा, रूमेटिक हार्ट डिजीज एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो क्या होता है जब भी पेशेंट है उसको टीटी ट्यूब लगाते हैं तो वहाँ पे जो लैरेंजियल नर्व होती है उसके डैमेज होने के चांसेस हैं वो होते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ए पेशेंट रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन begins to wheeze and her skin become flushed with hives. The nurse know that symptoms are characteristic of A, कि कोई पेशेंट है जिसको क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा था, ठीक है, तो अगर पेशेंट है फिर उसकी क्या हुई है कंडीशन है, पेशेंट है वो वीजिंग साउंड करने लगा है और जो उसकी स्किन है वो फ्लश दिखाई देने लगी है। तो बेसिकली ये कौन सा ऐसी रिएक्शन हुई है जो कि पेशेंट के अंदर जो फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक है उसको शो कर रही है। ऑप्शन है हीमोलाइटिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, सर्कुलेटरी ओवरलोड एंड सिट्रेट टॉक्सिसिटी। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है उसके अंदर जो पेशेंट है उसने वीज करना शुरू कर दिया, जो उसकी स्किन है वो फ्लश दिखाई देने लगी है, तो वो बेसिकली हीमोलाइटिक जो रिएक्शंस होती हैं उसकी वजह से होता है, ठीक है, ब्लड रिएक्शंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसऑर्डर ऑफ यूटेराइन ट्यूब एंड ओवरीज आर, कि कौन से ऐसे डिसऑर्डर हैं जो कि रिलेट करते हैं यूटेराइन जो ट्यूब होती है दैट इज़ फेलोपियन ट्यूब और जो ओवरीज होती हैं उससे रिलेट करते हैं। ऑप्शन है एक्यूट सेल्फिंजाइटिस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड ट्यूमर। तो बेसिकली जो सेल्फिंजाइटिस होता है वो क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी इन्फ्लामेशन होती है, तो ये भी हमारी क्या है क्वेश्चन से रिलेट करती है। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो भी जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है, यूटेराइन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर ही होती है, डिसऑर्डर है एक टाइप का, एंड ट्यूमर होता है वो ओवरीज के अंदर भी हो सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। तो जो सारी कंडीशन है वो बेसिकली यूटेराइन ट्यूब या ओवरी से रिलेटेड हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविडा डिनोट्स द, जो ग्रेविडा एक टर्म दी गई है वो बेसिकली किसे डिनोट करती हैं? ऑप्शन है प्रेग्नेंट स्टेट, प्रीवियस प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एट द स्टेज ऑफ 30 एंड अबोव एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो जो ग्रेविडा होती है वो बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं कि कोई जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, या वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है या सेकंड टाइम हुई है, तो उसको हम बेसिकली प्रेगनेंसी को डिनोट करने के लिए हम ग्रेविडा टर्म यूज़ करते हैं। कोई अगर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है दैट इज़ प्राइमरी ग्रेविडा, और क्या है कि एक दो से ज़्यादा टाइम तो वो मल्टी ग्रेविडा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ग्लूकोमा इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड इट लीड्स टू, कि अगर जो ग्लूकोमा की कंडीशन है उसको क्या है ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो आगे चलकर क्या क्योज कर सकती है? ऑप्शन है कंजक्टाइविटिस एंड ट्रैकोमा, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिस एंड ब्लाइंडनेस। तो बेसिकली जो ग्लूकोमा होता है वो ब्लाइंडनेस क्योज कर सकता है अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो। नेक्स्ट इज अपेंडिसाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो अपेंडिसाइटिस होती है, जो क्या है, जो अपेंडिस होती है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो बेसिकली किसके थ्रू हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं? ऑप्शन है पेन एट अम्बिलिकल रीजन, पेन एट पेल्विक रीजन एंड बाइल कंटेनिंग वोमाइस, की जो वोमिटिंग हो रही है उसके अंदर बाइल प्रेजेंट है, एंड पेन एट मैकबर्नी पॉइंट। तो जो क्लासिकल साइन माना जाता है अपेंडिसाइट का वो बेसिकली क्या होता है, जो मैकबर्नी पॉइंट होता है वहाँ पे पेशेंट है उसको सीवियर पेन होगा, पेन एट मैकबर्नी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर अमोंग फीमेल इज, कि जो फीमेल होती है उसके अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है कैंसर की वो क्या होती है? ऑप्शन है वेजाइना, यूटेराइन सर्विक्स एंड यूटेराइन बॉडी एंड फेलोपियन ट्यूब। तो जो फीमेल होती है उसके अंदर जो सर्विक्स का कैंसर है उसको मोस्ट कॉमन माना जाता है। तो जो यूटेराइन सर्विक्स होती है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है इन फीमेल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज रिकमेंडेड फॉर ए पेशेंट विद नेजल ब्लीडिंग। यहाँ पे ब्लेसिंग नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ब्लीडिंग है, टाइपिंग एरर, ब्लीडिंग है कि कोई पेशेंट है जिसको नोज ब्लीड कर रहा है। तो बेसिकली जो नोज ब्लीडिंग की क्या है कंडीशन है उसको हम टर्म करते हैं दैट इज़ एपिस्टेक्सिस। तो पेशेंट है उसको नोज ब्लीड कर रहा है तो हमें उसे कौन सी पोजीशन है वो प्रोवाइड करनी है? ऑप्शन है लाइंग डाउन विद फीट एलिवेटेड, सिटिंग अप विद नेक एक्सटेंडेड, lying down with a small pillow under the head and sitting up with head slightly leaning forward। तो जो भी किसी भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को अगर नोज ब्लीड कर रहा है तो हमें क्या करना है, हमें जो पेशेंट है उसका जो क्या है नोज़ की टिप होती है हमें उसे पिंच करना होता है, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करनी होती है, साथ में उसको थोड़ा आगे की तरफ झुकाना होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा सीटिंग अप विद हेड स्लाइटली एंड लीनिंग फॉरवर्ड। क्या होता है पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देनी होती है और जो पेशेंट का हेड है वो थोड़ा आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस इन ए पेशेंट विद न्यूमोनिया विल बी। क्या है, कोई पेशेंट है जिसको न्यूमोनिया की कंडीशन है तो उसके अंदर जब हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना रहे हैं तो हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन है वो डायग्नोसिस है वो कौन सा होगा? ऑप्शन है अल्टर्ड म्यूकस मेम्ब्रेन, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस। तो जब भी हम किसी भी पेशेंट का जब डायग्नोसिस बनाते हैं और अगर हमें पता है कि पेशेंट है जिसकी एयरवे के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें सबसे पहले क्या होता है जो पेशेंट का एयरवे है उसको क्लियर करना होता है। ठीक है, ये सबसे कॉमन चीज़ है कि हमें पता है कि पेशेंट का जो एयरवे है वो डिस्टर्ब है, उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो सबसे पहले हमें उसे ही क्लियर करना होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। ठीक है, कि जो भी गैस एक्सचेंज के बीच में जो रुकावट आ रही है हमें सबसे पहले उसको रिजोल्व करना है और जो पेशेंट का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको क्लियर करके रखना है। नेक्स्ट है द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्प्स इन्फेक्शन इन अडल्ट मैन इज़, कि कोई पेशेंट है जो कि अडल्ट मैन है उसके अंदर अगर मम्प्स का इन्फेक्शन होता है उसके अंदर फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन है वो कौन सी होती है? ऑप्शन है ओर्चाइटिस, ऊफ्राइटिस, पेरिटोनाइटिस एंड मेनिंजोएन्सेफलाइटिस।
तो जो ओफ्राइटिस होते हैं वो बेसिकली जो ओवरीज होती है उसकी इन्फ्लामेशन होती है, एंड ओर्चाइटिस जो होती है वो टेस्टिकल की क्या है इन्फ्लामेशन होती है। पेरिटोनाइटिस होती है जो पेरिनियल कैविटी की जो लाइनिंग होती है उसकी इन्फ्लामेशन होगी। तो जो कॉम्प्लिकेशन होगी दैट इज मेनिंजियोएन्सेफलाइटिस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकली cutting an opening into an organ or space in the body by a sharp instrument is known as। क्या है कि बॉडी के ऊपर एक क्या है सर्जिकली क्रिएटिंग एक ओपनिंग क्रिएट की जाती है, ठीक है। एक शार्प इंस्ट्रूमेंट है लाइक जैसे कि कोई ब्लेड है और क्या है उसकी वजह से क्या किया गया है कि बॉडी के ऊपर कट लगाया गया है और क्या है एक ओपनिंग बनाई गई है। तो उसको हम बेसिकली बोलते क्या हैं। ऑप्शन है लेसरेशन, एब्रेजन, पंक्चर एंड इंसिजन। तो क्या है हम एक ब्लेड की हेल्प से या एक शार्प इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो बॉडी के ऊपर एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं दैट इज इंसिजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्लेम्पसिया इंक्लूड एक्सेप्ट। कि जो एक्लेम्पसिया की कंडीशन होती है उसकी कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती हैं सिवाय इसके कि एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो एक्लेम्पसिया से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारी हैं। ऑप्शन है रीनल फेलियर, सेरिब्रल हेमरेज एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड शोक। तो जो एक्लेम्पसिया की कंडीशन होती है इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो पेशेंट है उसका जो फीमेल होगी उसका क्या है प्रेगनेंसी के थ्रू उसको हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होगी। जो फीमेल है उसका जो बीपी है वो मोर देन 140/90 अबोव होगा, ठीक है। और जो पेशेंट का यूरिन है प्रोटीन यूरिया देखा जाएगा, अडीमा देखा जाएगा, ठीक है। साथ में पेशेंट है उसको सीजर्स आएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि एसोशिएट करती हैं किसके साथ में, एक्लेम्पसिया के साथ में, सिवाय इसके। तो क्या नहीं होगा, तो एक्लेम्पसिया की कंडीशन में रीनल फेलियर हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है, शोक की कंडीशन हो सकती है। क्या नहीं होता, थ्रोम्बोसाइटोसिस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन ए न्यू बॉर्न इज। कि कोई न्यू बॉर्न है, ठीक है, उसके अंदर क्या है रेस्पिरेशन का रेट है वो नॉर्मल कितना होता है। ऑप्शन है 15 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, 20 to 30 ब्रीथ्स पर मिनट, 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट एंड 60 to 80 ब्रीथ्स पर मिनट। तो राइट आंसर होगा हमारा 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट। एवरेज की बात करते हैं तो वो होता है हमारी 40 ब्रीथ्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइन एंड सिम्टम ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कि जो पेशेंट है अगर उसमें रेटिनल डिटैचमेंट की कंडीशन होती है तो कौन से ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे सिवाय इसके। सडन सीवियर पेन इन आई, कर्टेनिंग फॉल अक्रॉस द फील्ड ऑफ विजन, लाइट फ्लैशेस इन द विजुअल फील्ड एंड फ्लोटर्स इन द फील्ड ऑफ विजन। तो जब भी रेटिनल डिटैचमेंट होगी, जो रेटिना है वो डिटैच होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कर्टेन फॉल भी होंगे, लाइट फ्लैशेस भी होंगे, फ्लोटर इन द फील्ड विजन भी होगा। क्या नहीं होगा, सडन सीवियर पेन इन आई, ठीक है। ये कंडीशन है ये नहीं होती है रेटिनल डिटैचमेंट के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सेंस of identifiable QRS complex in ECG given indication of। जो क्या है कि ECG दी गई है जिसके अंदर जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, एब्सेंट है। तो वो बेसिकली कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको दर्शाते हैं। ऑप्शन है साइनस एरिथमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड नन ऑफ द अबोव। तो जब भी हम QRS कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं अगर उसके अंदर हमें चेंजेस दिखाई देते हैं या फिर वो एब्सेंट होते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं, वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकेंगे आप। एक्सेस यूरिन आउटपुट नोन एज। कि कोई पेशेंट है जिसको क्या है जो यूरिन है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है हिमेटोयूरिया, पोलीयूरिया, प्रोटीन यूरिया एंड पाईयूरिया। तो बेसिकली अगर एक्सेस यूरिन आउटपुट हो रही है तो हम उसको बोलते हैं पोलीयूरिया,
ठीक है। मोर देन 2 लीटर की जब कंडीशन हो जाती है तो हम उसको पोलीयूरिया बोलते हैं। हिमेटोयूरिया क्या होता है कि जब पेशेंट का यूरिन है उसके अंदर जब ब्लड आना शुरू हो जाता है तो उसको हिमेटोयूरिया बोला जाता है। और जो क्या है कि यूरिन के अंदर जब प्रोटीन फाइंड आउट होने लग जाता है तो उसको प्रोटीन यूरिया एंड पाईयूरिया, जब यूरिन के अंदर पस की फॉर्मेशन हो जाती है, पस दिखाई देता है तो उसको पाईयूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है फीवर, हेडेक एंड नकल रिजिडिटी आर क्लासिकल सिम्टम्स सीन इन, कि पूछा गया है कि पेशेंट है जिसको हेडेक होगा, फीवर होगा, नकल रिजिडिटी होगी, ठीक है, तो वो बेसिकली किसके क्लासिकल सिम्टम हैं। ऑप्शन है पार्किंसन डिजीज़, मेनिंजियोमाइसिल, एल्जाइमर डिजीज़ एंड मेनिंजाइटिस। तो बेसिकली जो फीवर है, हेडेक है, नकल रिजिडिटी है, और जो ये बेसिकली क्लासिकल सिम्टम्स किसके होते हैं, ये होते हैं मेनिंजाइटिस के, ठीक है। नेक्स्ट होगा प्लेटिलेट काउंट डिक्रीज इन, कि कौन सी ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसके अंदर जो प्लेटिलेट्स के काउंट होते हैं वो कम हो जाते हैं। ऑप्शन है मलेरिया, फिलेरिया, डेंगू एंड टाइफाइड। तो जो प्लेटिलेट्स काउंट होंगे वो बेसिकली डिक्रीज हो जाते हैं इन केस ऑफ डेंगू फीवर। क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन एंटी डायरल ड्रग, कि कौन सी ऐसी है जो एंटी डायरल ड्रग है, नहीं है। ऑप्शन है लोप्रामाइड, लैक्टुलोज, कोडीन फॉस्फेट एंड नन ऑफ द अबोव। तो जो लैक्टुलोज है वो बेसिकली एंटी डायरियल ड्रग है, वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पावरफुल रिसर्च मेथड फॉर एस्टैब्लिशिंग कैजुअल रिलेशनशिप इज, क्या है, पूछा गया है कि कौन सी ऐसा रिसर्च डिज़ाइन है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल डिज़ाइन माना जाता है, जो एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप्स को। ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल मेथड, कंपैरेटिव मेथड, कोरिलेशनल मेथड एंड डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो जब हम बात करते हैं सबसे पावरफुल रिसर्च मेथड की, तो वो बेसिकली होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है जिसके अंदर क्या होता है, क्या कि कंट्रोल ग्रुप भी होता है, रैंडमाइजेशन भी होता है, ठीक है। तो ऐसे जो रिसर्च मेथड होता है उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होगा, कंट्रोल भी होगा, जिसके अंदर क्या होगा और रैंडमाइजेशन भी होगा, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, सबसे पावरफुल माना जाता है। नेक्स्ट है इन इफ ए रिसर्चर वांट टू कंपेयर द न्यूट्रिशन नीड्स of rural and urban women, this type of survey will be, कि कोई रिसर्चर है जो कि जानना चाहता है कि जो शहर की औरतें हैं और जो गांव की औरतें हैं उनके बीच में जो न्यूट्रिशनल नीड है वो उसके बीच में कंपैरिजन करना चाहता है, तो वो बेसिकली जो सर्वे है वो कौन सी होगी। ऑप्शन है कोरिलेटेड सर्वे, कंपैरेटिव सर्वे, इवेल्युएटिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव। तो ऑलरेडी हमें पता है कि वो कंपेयर करना चाहता है, तो वो बेसिकली होगी कंपेरेटिव सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, इन रिसर्च प्रोसेस ए हाइपोथेसिस यूजुअली आइडेंटिफाई, क्या पूछा गया है कि जो रिसर्च प्रोसेस होती है उसमें जो हाइपोथेसिस होती है वो बेसिकली कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो बेसिकली यूज़ क्यों होती है। ऑप्शन है वेरिएबल टू बी यूज्ड, मेजरिंग टूल, सैम्पल टू बी स्टडीड एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो बेसिकली जो हाइपोथेसिस होती है, जो हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या फाइंडिंग्स आएंगी, ठीक है, उसको क्या करती है, फाइंड आउट करवाती है। तो हम सबसे पहले हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं कि जो पर्टिकुलर हम वेरिएबल्स ले रहे हैं उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव। जो भी हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उसको आइडेंटिफाई करवाती है, जो टूल होता है उसके रिलेशन के साथ में क्या है आइडेंटिफाई करवाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा इन रिसर्च प्रोसेस सर्वे इज़ यूज टू obtain demographic data, obtain information about the people's behavior, observe people's feeling and thinking and all of the above। तो जब हम रिसर्च करते हैं और जो हमारा रिसर्च में क्या है, हम सर्वे रिसर्च करते हैं, तो
उसमें बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, जो हम डेमोग्राफिक डाटा है उसको भी ऑब्टेन करते हैं, और क्या है जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द पीपल बिहेवियर हम उसको भी ऑब्टेन करते हैं। साथ में जो पीपल है उस क्या उनकी फीलिंग है, क्या उनकी थिंकिंग है। सर्वे बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर क्या है हम जो भी पर्टिकुलर जिसके ऊपर सर्वे कर रहे हैं उसके बारे में ओवरऑल जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सर्वे विच इज़ द कॉमनेस्ट मेथड फॉर डाटा कलेक्शन। जब हम सर्वे करते हैं तो हमारे पास डाटा कलेक्शन का सबसे कॉमन मेथड है वो कौन सा होता है। ऑप्शन है क्वेश्चनिंग, बाय ऑब्जर्विंग पीपल फीलिंग, बाय ऑब्जर्विंग पीपल्स फीलिंग एंड सेमिनार। तो जब भी हम क्या करते हैं सर्वे करते हैं तो हमारे पास सबसे जो कॉमन मेथड होता है डाटा कलेक्शन का वो क्या होता है, दैट इज़ क्वेश्चनिंग। तो आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे घरों में भी लोग सर्वे करने के लिए आते हैं तो वो हमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं, जैसे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है। ये सब जो क्वेश्चन पुट करते हैं वो सर्वे के अंदर जो सबसे कॉमन डाटा असेस करने का सबसे कॉमन मेथड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज ए ऑडियो टीचिंग एड, कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा क्या है टीचिंग का मेथड है या टीचिंग एड है जो कि ऑडियो है। ऑप्शन है मॉडल्स, कार्टून्स, रेडियो एंड फ्लैश कार्ड। तो क्या है, दैट इज रेडियो। रेडियो पे हम क्या है कोई भी अगर हमें कुछ टीच कर रहा है तो हम उसको सिर्फ ऑडियो कर सकते हैं, हम उसको सिर्फ सुन सकते हैं, हमें वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो वो बेसिकली एक ऑडियो टीचिंग एड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच सेंटेंस इज फॉल्स, कि कौन सा नीचे दिए गए जो भी सेंटेंस है उसमें से कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जो कि गलत है। ऑप्शन है ऑडियो विजुअल एड्स आर एसेंशियल फॉर ऑल इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम एंड AV aids are not substitute of books and teachers, and AV aids enable the student to learn fast, and AV aid promotes understanding। तो जब भी हम AV एड्स की बात करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स की बात करते हैं, तो वो बेसिकली क्या करती हैं, इट्स नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ बुक्स एंड टीचर्स। क्या होता है कि जो ऑडियो विजुअल एड्स है उसको हम क्या है फास्ट लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो सकती है, लेकिन वो बुक्स का और टीचर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। लेकिन क्या है कि हर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के अंदर हमें AV एड है वो यूज़ करना है, वो एसेंशियल है, ये कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमें हर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के अंदर AV एड्स है वो यूज़ करना ही करना है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। इसके अलावा ये कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, राइट बात है। ये क्या है लर्निंग फास्ट करवाता है, ये भी ठीक है। साथ में ये अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टीचिंग मेथड इज़, कि कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है डिस्कशन, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन एंड रोल प्ले। तो लेक्चर मेथड जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो टीचिंग का वे होता है उसमें टीचर क्या है लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडियो विजुअल एड्स रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी फॉर द ऑपरेशन इंक्लूड एक्सेप्ट, कि कौन से ऐसे ऑडियो विजुअल एड हैं जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी है, उसके काम करने के लिए हमें क्या है बिजली की ज़रूरत होगी सिवाय इसके। OHP है, वन हैंड प्रोसेसर है, टेलीविज़न है, लैपटॉप है, इन सब के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर्ड होती है। बट जब हम बात करते हैं स्पेसिमेन की तो हमें स्पेसिमेन के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इंक्लूड एक्सेप्ट। ऑप्शन है ऑडियो विजुअल मटेरियल शुड बी अवेलेबल व्हेन दे आर नीडेड, ऑडियो विजुअल मटेरियल शुड बी लोकेटेड इन ए प्लेस वेयर यूजर हैव रीच accessibility, and audio visual materials such as any educational films
may be used as entertainment, and audio hyphens visual education program should be flexible। तो क्या होता है, जो भी ऑडियो विजुअल एड्स हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या है, जो एजुकेशनल फिल्म होती है हम उसे एज ए इंस्ट्रूमेंट क्या है, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। हमारा बेसिकली उसके पीछे मकसद क्या होता है कि जो बच्चे हैं उसको क्या है, उसकी जो एजुकेशन है, जो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है। बाकी हम वहाँ पे उनका एंटरटेनमेंट है वो नहीं करवा रहे हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स आर आल्सो नोन एज, कि कौन से ऐसा जो नॉन टीचिंग एड है उसको हम कौन सा ऐसा है, ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि एक नॉन टीचिंग एड है, नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड है। ऑप्शन है ग्राफिक एड्स, एंटरटेनिंग एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो एड्स। तो बेसिकली जो ग्राफिक एड्स होते हैं वो नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं, ठीक है। हम इसको क्या होते हैं कि जो हमारे फ्लैश बोर्ड्स होते हैं उसके ऊपर भी चिपका सकते हैं, जो हमारे हैंड से बनाए हुए कार्टून्स होते हैं, जो भी हम क्या है चीज़ें चार्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, हमें उसके लिए प्रोजेक्टर है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइको एनालिसिस इंक्लूड, तो जो साइको एनालिसिस की प्रोसेस होती है उसमें बेसिकली क्या क्या यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स एंड इमोशंस, फ्री एसोसिएशन, एक्सप्लोरिंग एक्सप्रेस्ड थॉट्स एंड ऑल ऑफ दीज। जब हम बात करते हैं साइको एनालिसिस की तो उसमें बेसिकली हम क्या है, जो भी पेशेंट है जिसका हम साइको एनालिसिस कर रहे हैं, हम उसके इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम एंड जो उसके इमोशंस है उसको भी चेक करते हैं, उसकी जो एसोसिएशंस है, जो उसकी थॉट प्रोसेस है, ठीक है, थॉट के बीच में कैसी एसोसिएशन है उसको भी चेक करते हैं। देन उसकी जो भी वो थॉट है उसको एक्सप्लोर किया जाता है, उसको एक्सप्रेस्ड करते हैं, ठीक है। देन राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। जो भी पेशेंट के जो हमारा क्या है माइंड के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं उसकी क्या एसोसिएशन कैसे प्रोसेस कर रही हैं, हम उसको एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ नर्सिंग केयर आफ्टर गिविंग ECT। जब भी हम पेशेंट है इलेक्ट्रो क्या है कन्वल्सिव थेरेपी प्रोवाइड की गई है किसी पेशेंट को, तो उसके बाद में पोस्ट ECT कौन सी ऐसी नर्सिंग केयर है जो कि ECT के बाद की केयर का पार्ट है, वो नहीं है। ऑप्शन है असेसिंग वाइटल साइंस, allow the patient to sleep for 30 to 60 minutes, do not give anything to drink or eat up for 6 to 8 hours after the procedure and help the patient to perform his daily activity। तो क्या होता है, जब भी हम पेशेंट को ECT प्रोवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, पेशेंट के वाइटल साइंस असेस करते हैं, ठीक है। पेशेंट को हम 30 से 60 मिनट के लिए स्लीप करने देते हैं। देन क्या है, हम उसको क्या है आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बाद भी हम उसे क्या है पहले कुछ पीने के लिए देते हैं। देन हम उसे क्या करते हैं सेमी सॉलिड देते हैं। देन उसको हम प्रॉपर ब्रेकफास्ट है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी है उसमें क्या कहा गया है कि 6 से 8 घंटे तक हम उसे कुछ नहीं देंगे खाने के लिए और पीने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, जबकि हम उसकी जो डेली एक्टिविटी है उसमें भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, one of the most important nursing role during providing to the patient who is on lithium, कि कोई पेशेंट है जो कि लिथियम ले रहा है तो उसके लिए हम जब नर्सिंग क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग रोल क्या होता है टू जब भी हम केयर प्रोवाइड करते हैं उस पेशेंट को जो कि लिथियम ले रहा है। ऑप्शन है असेस ब्लड लिथियम लेवल, रेस्ट्रिक्ट साल्ट एंड फ्लूइड इनटेक, मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट एंड गिव मेडिकेशन बिफोर मील। तो जब भी हम पेशेंट है उसको लिथियम दे रहे हैं तो हमें उससे के ब्लड के अंदर लिथियम का जो लेवल है उसको चेक करते रहना चाहिए ताकि जो लिथियम है उसकी टॉक्सिसिटी ना हो जाए। तो हमें पेशेंट का प्रॉपर ब्लड लिथियम लेवल है उसको असेस करते रहना चाहिए, ठीक है। हम उसके साल्ट और फ्लूइड को क्या है रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, जस्ट ए मिनट, हाँ, टू रिड्यूस मेटालिक टेस्ट ऑफ लिथियम इट शुड बी गिवन। जो क्या है पेशेंट है लिथियम ले रहा है तो उसका जो मेटालिक टेस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें पेशेंट को क्या देना चाहिए। ऑप्शन है
इन द मॉर्निंग हमें लिथियम है वो कब देनी चाहिए, इन द मॉर्निंग, आफ्टर स्लीपिंग, इन पाउडर फॉर्म और ड्यूरिंग और आफ्टर मील। तो जब भी हम लिथियम है उसके मेटालिक टेस्ट है उसको कम करना चाहते हैं तो हमें या तो वो खाने के साथ देने चाहिए या इन बिटवीन द मील देनी चाहिए, ठीक है, खाने के बाद या ड्यूरिंग द मील टाइम पीरियड, ताकि उसका जो मेटालिक टेस्ट है वो कम हो जाए। नेक्स्ट है ओडी डोज ऑफ एंटीसाइकोटिक शुड बी गिवन एट बेड टाइम बिकॉज, क्या है, हमें कोई भी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन दे रहे हैं किसी पेशेंट को, हमें उसको क्या है दिन में एक बार देनी है, ठीक है, तो हम उससे कौन सा ऐसा टाइम है जो कि सबसे उसके लिए अच्छा माना जाता है। ऑप्शन है ड्यूरिंग स्लीपिंग इट एब्जॉर्ब वेरी फास्ट, ड्यूरिंग स्लीपिंग इट एब्जॉर्ब स्लोली, दे हैव सेडेटिव इफेक्ट, ड्यूरिंग नाइट इट इज़ मोर इफेक्टिव। तो जब हम बेड टाइम पे देते हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि जो एंटीसाइकोटिक होती है उसका एक साइड सिडेटिव इफेक्ट होता है, तो हम पेशेंट है कभी भी उसको दिन में नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, सिडेशन क्योज करवाएगा, पेशेंट है उसको नींद आती रहेगी। नेक्स्ट है टेरीहेक्साइल फेनाडाइल इज ए, क्या है, एक ड्रग दी गई है, ट्राईहेक्सिल फेनाडाइल इज कौन सी ड्रग है। ऑप्शन है एंटीमेनिक, एनाल्जेसिक, एंटी पार्किंसन एंड बेंजोडाइजेपिन। तो जो ट्राईहेक्साइल क्या है, फेनाडाइल है, वो बेसिकली एक एंटी पार्किंसन जो ड्रग है वो बेसिकली है। THP जो है ट्राईहेक्साइल फेनाइल्डीन है जो वो एक एंटी पार्किंसन ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टाइम टेकन बाय ए बैक्टीरिया टू ग्रो वेरी वेल इन ए फ्लूइड मीडिया, कि कितना टाइम लेता है एक बैक्टीरिया अगर उसको प्रॉपर एक फ्लूइड मीडिया है वो मिल जाता है ग्रो करने के लिए। ऑप्शन है 0 to 40 मिनट्स, 1 to 2 आवर्स, 3 to 4 आवर्स एंड 20 to 24 आवर्स। तो अगर एक बैक्टीरिया है उसको क्या है वेरी वेल इन फ्लूइड मीडिया मिल जाता है तो वो ग्रो कर जाता है विद इन 3 to 4 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर डीकलराइजिंग द स्लाइड ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग, क्या है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि हम डीकलराइजेशन की जो प्रोसेस होती है जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं बैक्टीरिया की तो स्लाइड को डीकलराइजिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन है जेंटाइन वॉयलेट, आयोडीन, एसीटोन एंड डाइल्यूट कार्बोल फ्यूजन सॉल्यूशन। तो जब भी क्या करना होगा, जब ग्राम स्टेनिंग हो रही होगी और जो स्लाइड है हमें उसको डीकलराइज करना होता है तो हम यूज़ करते हैं बेसिकली एसीटोन का, ठीक है, हम एसीटोन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस डाइल्यूट कार्बोल फ्यूजन इज़ यूज्ड फॉर, जो डाइल्यूट कार्बोल फ्यूजिन है उसको हम क्या है ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस है उसमें कैसे यूज़ करते हैं। ऑप्शन है वॉशिंग द स्मीयर, डीकलराइजेशन, काउंटर स्टेनिंग एंड फॉर डाइंग। तो जो डीकलराइजेशन है उसके लिए तो हमने पता किया था कि हम एसीटोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो काउंटर स्टेनिंग होती है, ठीक है, बेसिकली जो काउंटर स्टेनिंग होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाइल्यूट कार्बोल फ्यूजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेल्स आर एग्जैक्टली सेम देन दे आर नोन एज, कि दो सेल्स हैं जो कि बिल्कुल सेम टू सेम हैं, हम उन्हें क्या बोलेंगे। ऑप्शन है सिमिलर, आइडेंटिकल, पेरेंटल एंड स्पेसिफिक सेल। तो क्या बोला गया है कि एग्जैक्टली सेम है, दैट मीन्स दे आर आइडेंटिकल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है oral administration of vitamin A solution periodically to preschool and school children is an example of, क्या है कि हम जो बच्चे हैं उसको विटामिन ए है उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं जो प्री स्कूलर हैं और जो स्कूल वाले चिल्ड्रंस हैं। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल है
कौन सी टाइप ऑफ प्रिवेंशन का, ठीक है। एग्जाम में जो प्रिवेंशन है उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या है, हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ कर रहे हैं विटामिन ए सॉल्यूशन का। तो बेसिकली ये किस चीज़ का टाइप है, कौन सा प्रिवेंशन का टाइप है, तो इट्स ए काइंड ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि प्रिवेंशन के बेसिकली 3 क्या है सब टाइप्स होते हैं, लेकिन एक और होता है जो प्रीमोर्डियल होता है। प्रीमोर्डियल में बेसिकली हम यूज़ करते हैं जो एजुकेशनल क्या है, एजुकेशनल टेक्निक्स होती हैं, एजुकेशनल टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। हम रोल प्ले करके पेशेंट जो लोग हैं उसको सिखाते हैं, ड्रामा करके हम किसी भी डिजीज़ के खिलाफ हम उसको क्या करते हैं, अवेयर करते हैं, तो वो आती हैं प्रीमोर्डियल में। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि जो भी हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, ठीक है, हम इम्यूनाइजेशन करते हैं कि अभी डिजीज़ कंडीशन है, हुई नहीं है, लेकिन हम उससे पहले ही एज ए प्रोफाइलैक्सिस क्या है, हम क्या है वैक्सीन्स यूज़ करते हैं, तो उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में बेसिकली क्या होगा कि अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट, कि डिजीज़ कंडीशन हो गई है, हम उसको जितना जल्दी डिटेक्ट कर लें और उसका जितना जल्दी ट्रीटमेंट कर लें, वो सब आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। टर्सरी प्रिवेंशन में बेसिकली क्या होता है कि ये होता है रिहैबिलिटेशन का फेज़, कि डिजीज़ है, डिजीज़ क्योज हो गई है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उसकी जो भी फर्दर जो क्या है कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है और उसको क्या है वापस से उसे अपनी क्या है नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए जो भी ट्रीटमेंट जो भी प्रोवाइड करते हैं जिससे डिजीज़ की वजह से कम नुकसान हो, वो सब आएंगे टर्सरी फेज़ में, जिसके अंदर जो थेरेपीज़ वगैरह दी जाती हैं वो आएंगी टर्सरी प्रिवेंशन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर रमेश एज्ड 38 ईयर्स इज़ डायग्नोज्ड एज ए केस ऑफ रूमेटिक फीवर, कि कोई रमेश हैं, मिस्टर रमेश हैं जो कि 38 ईयर के हैं, जिसको डायग्नोज हुआ है रूमेटिक फीवर। फिजिशियन रिकमेंडेड हिम इंजेक्शन पेनिसिलिन एवरी 2 वीक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है, उसको रूमेटिक फीवर है, वो डायग्नोज हो गया है और डॉक्टर ने उसको क्या बोला है कि जो पेनिसिलिन का इंजेक्शन है वो उसको हर 2 वीक्स में लगेगा, हर दूसरे हफ्ते लगेगा। तो ये बेसिकली किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन है प्रीमोर्डियल, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। तो बेसिकली क्या हुआ है कि डायग्नोज कर दिया, उसके बाद में उसका तुरंत ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, दैट कम्स अंडर द सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ 2-वे कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, कि सारे 2-वे कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं सिवाय इसके। ऑप्शन है ग्रुप डिस्कशन, रोल प्लेइंग, पैनल डिस्कशन एंड सिम्पोसियम। तो बेसिकली जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसके अंदर भी 2-वे कम्युनिकेशन होता है, पैनल डिस्कशन के अंदर भी 2-वे कम्युनिकेशन होता है एंड सिम्पोसियम के अंदर भी 2-वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं रोल प्लेइंग की, ठीक है, रोल प्लेइंग में क्या होता है, एक स्किट तैयार की जाती है और जो भी पर्सन होते हैं वो उस स्किट को प्ले करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है, जो क्या है इंडिविजुअल जो मैसेज देना चाहते हैं वो अपना मैसेज देते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ रोल प्लेइंग। तो ये 1-वे कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, ह्यूमन प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी इज़ डिस्पोज्ड इन विच कलर ऑफ द बैग, कि जो ह्यूमन प्लेसेंटा है डिलीवरी के बाद में हम कौन से कलर के अंदर, ठीक है, डिस्कार्ड करेंगे और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, ठीक है। हमेशा जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे इस टॉपिक को। तो क्या है, प्लेसिंग इट इन ब्लैक बैग एंड ऑटोक्लेविंग, place it in blue bag and microwaving, then placing it in red bag and chemical disinfection, and क्या होगा, placing it in yellow bag and then incineration। तो जब भी बात करते हैं हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट की एंड टिश्यूज़ की, तो वो बेसिकली सब जाएंगे येलो बैग में, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इंसिनरेशन, ठीक है, क्या उसको जला दिया जाएगा और उसकी ऐश फॉर्म हो जाएगी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। जो ब्लैक बैग होता है उसके अंदर हम जो जर्नल वेस्ट होते हैं, कागज़ का कचरा वगैरह हो गया, जो भी नॉर्मल वेस्ट होगा हम वो सब चीज़ें डालते हैं। जो ब्लू होता है, ठीक है, ब्लू के अंदर हम शार्प चीज़ें डालते हैं, ठीक है, और जो रेड होता है, ठीक है, ये रेड है, जो रेड होता है उसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं हम, जो
क्या है, ट्यूबिंग्स वगैरह होती हैं हमारी, ठीक है, वो सब चीज़ें डालते हैं। याद कैसे करते हैं, लाल के अंदर हम सारी लचीले चीज़ें डालती हैं, लाल लचीला, पीला पस, और जो ब्लू होता है, नीला होता है नुकीला, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक करते हैं। आई होप जो आज की क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। आप इसको एक बार अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग हमें क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।